चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आपका एनएमआर का नेक्स्ट वीडियो भी आपका चौथा आपका वीडियो हो गई, पार्ट 4 सॉरी 5th होगा मेरे ख्याल से, पार्ट 5। इससे पहले वाले आपके वीडियो में हमने आपको डिफाइन किया था रेजोनेंस फिनोमिना क्या होता है, और उसी के अंदर हम थोड़ा सा टर्म्स आए थे, प्रिसिशनल मोशन क्या होता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। उन सारे टर्म्स को डिफाइन हमने जब किया था, तो वहां से डिफाइन करने के बाद अब हमारा जो अगला टर्म आएगा वो रिलैक्सेशन प्रोसेस है। देखिए कैसे हम यहाँ तक चले थे, हमने कहा था कि आपका कोई स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल है, तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के सैंपल में आपका जितने भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, सारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रैंडम ओरिएंटेशन होता है। हमने ये ऐसे दिखाया था ना, तो ये रैंडम ओरिएंटेशन है। जैसे ही हमने क्या किया था, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो हमने कहा था कि आपका ये डिफरेंट स्पिन स्टेट्स में क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। यदि आपका आई की वैल्यू कितना है, 1/2 है। अब ये कोई फिक्स नहीं होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि 2 ही स्टेट होंगे। आई की वैल्यू 2 है तो 2 स्पिन स्टेट बनते थे पर्टिकुलर, जैसे हम पीएमआर या C13 में चलेंगे तो 2 ही स्टेट होंगे आपके, अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। अल्फा स्पिन स्टेट में एम आई का वैल्यू कितना होगा आपका +1/2, और बीटा स्पिन स्टेट में एम आई का जो वैल्यू होगा वो कितना था, -1/2 था आपका, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप था, आपको याद होगा, हम वहां पे इक्वेशन चले थे, डेल्टा ई के इक्वल था, ठीक है ना। डेल्टा ई के लिए फॉर्मूला था, याद है कि डेल्टा ई इक्वल टू कितना था, म्यू बीटा H0/I। इससे आप दो अलग अलग स्पिन स्टेट के बीच का एनर्जी गैप डिसाइड कर सकते हैं। ये सपोज आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0 ऊपर को लगा रखा है, तो जो भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का और अलाइनमेंट आपका H0 के डायरेक्शन में होगा, हमने कहा वो लोअर स्पिन स्टेट में होंगे, और जो अलाइन अपोजिट होंगे वो आपका बीटा स्पिन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट में, ठीक है ना। और ये अलाइनमेंट विद द फील्ड अपोजिट टू द फील्ड कैसे होता है, इसके लिए हमने आपको ये डिफाइन किया था, आपको याद होगा। ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई रखा था ना हमने, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ होता है, साउथ पोल ये होता है। हमने कहा राइट हैंड थंब रूल से आप डिसाइड कर लेते हैं कौन सा पोल नॉर्थ कौन सा साउथ। तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो कुछ न्यूक्लियाई हमने कहा था कि आपका विद द फील्ड ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ये हो गए, तो लोअर एनर्जी स्टेट में हो गया, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ इंटरेक्शन से। और कुछ अगेंस्ट टू एक्सटर्नल फील्ड अलाइन कर जाते हैं, नॉर्थ के सामने नॉर्थ, साउथ के सामने साउथ, तो यहाँ पे रिपल्शन रहता है, इससे एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसके आगे आते हैं कि देखिए सपोज ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, देन अब हम इसके आगे आते हैं। हमने कहा था कि आपका जैसे ही हमारा मॉलिक्यूलर सैंपल है, जैसे ये है, आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा रखा है, यहाँ से साउथ पोल लगा रखा है, बीच में आपने क्या रखा है, अब मैं वैसे नहीं दिखा रहा हूँ, इंडिविजुअल न्यूक्लियाई नहीं दिखा रहा हूँ, ये हमने स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का कोई सैंपल रख दिया है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, तो जैसे ही आपका क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल रखा, तो कुछ न्यूक्लियाई आपके अल्फा स्पिन स्टेट में अलाइन होंगे विद द फील्ड, और कुछ न्यूक्लियाई आपके हायर एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट में अगेंस्ट टू द फील्ड अलाइन कर जाते हैं आपका। और ये देखा गया कि आपका जो प्रोबेबिलिटी था या जो आपका पॉपुलेशन था, वो अल्फा स्पिन स्टेट में पार्शियली ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पार्शियली आपका अल्फा स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, बीटा स्पिन स्टेट से। वैसे भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूल्स भी कहते हैं कि आपका लोअर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए हायर से, तब जाकर के आपके ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स भी पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल को रखा, और इसमें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर आरएफ रेडिएशन को डालते हैं, परपेंडिकुलर डाला जाता है। ये ध्यान रखना, ये सपोज इस साइड से नॉर्थ, इस साइड से साउथ पोल लगा, बीच में आपने सैंपल ट्यूब रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे रेडिएशन को, ठीक है ना। जो आरएफ रेडिएशन डालते हैं परपेंडिकुलर डालेंगे। और ये जो आरएफ रेडिएशन होगा भैया, ये आरएफ रेडिएशन भी आपका क्या होता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होता है। वैसे लाइट दो तरह के होते हैं ना, देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा इतना समझा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। लाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है अनपोलराइज्ड लाइट, और दूसरा होता है आपका पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो जो पोलराइज्ड लाइट होते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं आपके। एक को तो आप जानते हैं ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको आप ऑप्टिकल एक्टिविटी में स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए यूज करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और दूसरा होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसका यूज आप कहां करते हैं, आप कहीं
CDORD कंसेप्ट जब पढ़ते हैं तो वहां पे आप सर्कुलरली पोलराइज लाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो RF रेडिएशन यूज हम करते हैं वो कौन सी होगी, सर्कुलरली क्या है पोलराइज्ड लाइट होगा। इस पर्टिकुलर लाइट को हम यूज करते हैं, ज्यादा उसके डिटेल में नहीं चलते हैं। फिलहाल आप इतना सा याद कर लो कि ये जो लाइट है वो कौन सा होना चाहिए। देन उसके बाद जैसे ही हम इस पे लाइट डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो अल्फा स्पिन स्टेट में है जो न्यूक्लियाई था, कल आपको याद होगा अल्फा स्पिन स्टेट में आपका जैसा हमने ये लिखा ना नॉर्थ और साउथ के बीच में अल्फा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई था, तो हमने कहा था वो आपका क्या कर रहा है, डायलेशन कर रहा है या प्रिसिशन कर रहा है। तो उसके जो क्या है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है या जिसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी जैसे हम यहाँ से RF रेडिएशन डालते रहेंगे ना परपेंडिकुलर, ये एक्सटर्नल फील्ड है, बीच में सैंपल रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर हमने क्या डाला, RF रेडिएशन डाला हुआ है। तो परपेंडिकुलर जो RF रेडिएशन आएगा उसका धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी इस सैंपल में प्रेजेंट जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उसके लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। हमने कहा ना एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर एक पर्टिकुलर क्या है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रिसिशन कर रहा होता है, जिसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ही जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या प्रिसिशन कर रहा है या जो इसका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है या लार्मर फ्रीक्वेंसी है, उतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपका इस सैंपल में पड़ जाएगा। तो आपका क्या होगा, जो अल्फा स्पिन स्टेट का न्यूक्लियाई है वो क्या कर जाएगा, यहां से यहां फ्लिप कर जाएगा। वही फिनोमेना क्या कहा था हमने, रेजोनेंस फिनोमेना कहा था। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो को आप ध्यान से देखें तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तो ये अल्फा से बीटा में जाने के लिए हमने क्या किया, क्या है अल्फा स्पिन स्टेट में जो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ आपका प्रिसिशन कर रहा है न्यूक्लियाई, ये जब हम RF रेडिएशन डालेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही वो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगा RF रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तब आपका फ्लिपिंग होगा, तब अल्फा से बीटा में आपका फ्लिपिंग हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा, जो भी आप कहते हैं। देन अब यहां से हम थोड़ा सा एक टर्म पे आता गया, एक आता पॉपुलेशन डेंसिटी टर्म आएगा इसके अंदर आपका। देखिए थोड़ा सा इसको समझना भी जरूरी है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहता है कि आपका, चलो इसको सपोज हम पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन आता है जो ये कहता है कि हायर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन बीटा लिख लेते हैं एन बीटा डिवाइडेड बाय लोअर एनर्जी स्टेट में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियाई का, ठीक है, ये इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय के बी इंटू टी के होता है आपका, ठीक है, ये ई एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है ना। एन बीटा मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन बीटा स्पिन स्टेट, एन अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अल्फा स्पिन स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट इक्वल टू ई की पावर डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, और के भी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये आपका केवी की वैल्यू कांस्टेंट हो गया। अब जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां पर का टेम्परेचर भी आपका फिक्स होगा एक तरह से। तो आपका इस इक्वेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ठीक है ना, या कैसे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या है, कहां अल्फा या बीटा में से किसी के पॉपुलेशन को यदि हमने राइज करना है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इसको हम यहां से डिसाइड करेंगे। देखिए कैसे, तीन कंडीशन आती है, एन बीटा अपॉन एन अल्फा इक्वल टू सपोज कितना आता है 1, मींस दोनों स्टेट्स का नंबर ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, सेम है, जितना यहां न्यूक्लियाई है उतना ही यहां भी न्यूक्लियाई है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो यह स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का आपका क्या है, ट्रांजिशन नहीं होगा। इसको क्या जाता है, सैचुरेशन इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, सैचुरेशन इन एनएमआर, ठीक है। तो जब भी एनएमआर में आपका क्या होगा, दोनों स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन इक्वेट कर गया तो आपका कोई भी आपका क्या है रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा या रेडिएशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोई भी आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं ऑब्टेन होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन एन बीटा अपॉन एन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 होगा, तब भी आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। हमने कहा ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूल सारे ये कहते हैं कि आपका लोअर एनर्जी स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू हायर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे आपका एन बीटा अपॉन एन अल्फा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो आपका तब भी आपका क्या है स्पेक्ट्रा नहीं ऑब्टेन होगा। और एन बीटा डिवाइडेड बाई एन अल्फा इज लेस देन 1 होगा,
तो ये एक कंडीशन रहती है जबकि आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा आपको ऑब्टेन्ड होगा। जब हमने बताया कि एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैंने कहा स्लाइटली आपका पॉपुलेशन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू किससे, बीटा स्पिन स्टेट से, तो इसका मतलब उसमें ये कंडीशन होगी तभी आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक। और यदि आप पॉपुलेशन अल्फा स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका कैसे, देखिए आप इस डेल्टा ई क्वांटिटी को बढ़ा दो, ठीक है, इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ेगा तो अपने आप ही अल्फा का पॉपुलेशन राइज कर जाता है, मतलब ये कंडीशन क्रिएट होने लग जाती है आपकी। ठीक है ना, एन बीटा के रिस्पेक्ट में एन अल्फा की वैल्यू रेगुलरली आपका इंक्रीज करने लगेगा। कैसे, अब जरा ध्यान से सुनना इसको। जैसे सपोज अल्फा स्पिन स्टेट में कोई न्यूक्लियर प्रिसिशन कर रहा है, आपने ये लगा ना, देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे समझो, नॉर्थ यहां पे एक न्यूक्लियर लगा रखा है, अल्फा स्पिन स्टेट में सिचुएटेड है और ये साउथ पोल है। ठीक है, एक फिक्स आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का लगा दिया, H0 लगा दिया, तो एक फिक्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रिसिशन कर रहा होगा, न्यूक्लियर यहां पे कर रहा होगा। तो ये कहता है कि यदि हम इसको इंक्रीज कर दें, किसको, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, इसको इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इसके प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके लिए फॉर्मूला था आपको याद होगा, तो न्यू जीरो इक्वल टू म्यू बीटा H0 अपॉन I इंटू H। ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपने वहां लास्ट वीडियो में क्या है, आपको डेरिवेट कर रखा था कि आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू म्यू बीटा इंटू H0 अपॉन I इंटू H के होता है। तो आपका क्या होगा, जैसे ही H0 आप बढ़ाओगे, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, तो उससे आपका म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ज्यादा तेजी से प्रिसिशन करने लगेगा, तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके बढ़ने से क्या बढ़ा, म्यू जीरो बढ़ा, मतलब प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। अभी आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा आरएफ रेडिएशन परपेंडिकुलर डालेंगे ना, इस एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर हम क्या डालेंगे, आरएफ रेडिएशन डालेंगे। तो जो आरएफ रेडिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जब प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो को मैच करेगा तभी तो ट्रांसफर होगा ना। तो अब इसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की जो आपकी रेडिएशन होगी वो जब आपका क्या है इसमें पड़ेगा तब जाकर के आपका ये ट्रांसफर होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो आपका एनर्जी गैप भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो यहां से आपका क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये न्यू क्या हुआ, ये आरएफ रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, ये इसी के करस्पॉन्डिंग तो होगा आपका। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाया तो आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो जो आरएफ रेडिएशन जो इसके साथ आपका क्या करेगा, इसके प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के साथ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी तो ट्रांसफर होगा ना। तो वो भी आपका क्या है, मान लिया ये पहले 40 मेगाहर्ट्ज के क्या है फ्रीक्वेंसी से प्रिसिशन कर रहा था, तो आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी जब 40 होगी या 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस पे पड़ेगी तभी ट्रांसफर होता। अब हमने ये बढ़ा दिया तो मान लिया ये 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसिशन करने लग गया, तो अब 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पढ़ना पड़ेगा ना इस पे, तो आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, 60 की करस्पॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये क्या है, आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने वाला है। ठीक है, तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका गैप बढ़ गया होगा तभी तो आपका ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को लेकर के ट्रांसफर करेगा ना। तो इससे आपका क्या बढ़ेगा, डेल्टा ई, इनके बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो आपका तेजी से प्रिसिशन करेगा, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आरएफ रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी जो इसके साथ मैच करेगा तब ट्रांसफर होना है ना, तो वो भी आपका बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी गैप बढ़ गया है तो डेल्टा ई बढ़ गया। अब यहां पे आ जाता है, देखिए मैक्सवेल की इक्वेशन में आ जाता है, डेल्टा ई बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है ना, डेल्टा ई बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन ये पावर क्या है, नेगेटिव है, एक्सपोनेंशियल पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो इस तरह से नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ रही है। नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ने का मतलब ये फैक्टर आपका क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कहता है कि आपको सबसे इजी तरीका कि आपको यदि क्या करना है, अल्फा स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ाना है और बीटा स्पिन स्टेट के रिस्पेक्ट में जितना अल्फा स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उतने ट्रांजिशन के चांसेस क्या रहेंगे, आपके ज्यादा रहेंगे, इंटेंस आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। स्पेक्ट्रा के हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आपका उसके लिए हमने ये तीन कंडीशन बनाई, ये होगा तो सैचुरेटेड कंडीशन कहलाता है, ये होगा तो स्पेक्ट्रा मिलेगा ही नहीं, ट्रांजिशन होगा ही नहीं, और ये होगा तो होगा क्या है, ट्रांजिशन होगा या स्पेक्ट्रा मिलेगा, लेकिन ये कैसे इंक्रीज हो सकता है, ये वाला
ये वाली कंडीशन को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एन बीटा अपन एन अल्फा की वैल्यू को 1 से जितना आप कम कर पाओगे है, अल्फा का पॉपुलेशन उतना ज्यादा होगा, बीटा का पॉपुलेशन उतना कम होगा, ठीक है। और उसके लिए हमने कहा कि ये बढ़ाओ, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो लार्मर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, लार्मर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो आरएफ रेडिएशन की इसके साथ मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब गैप बढ़ गया, तब जाकर के क्या है हायर फ्रीक्वेंसी को क्या है ये हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को लेकर के ट्रांसफर हो रहा होगा तो डेल्टा ई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई बढ़ाना है तो ये बढ़ाना है, ठीक है। और डेल्टा ई बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी माइनस में तो एक तरह से नीचे है, ये क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये फैक्टर आपका क्या होगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, क्या है अल्फा स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन राइज कर जाएगा, जिससे ट्रांसन के चांसेस क्या होंगे इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी को आप थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करना, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, देखिए इसके बाद ये कहता है सपोज आपने क्या कर दिया अच्छा खासा आपने अल्फा स्पिन स्टेट का पॉपुलेशन राइज भी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके, बीटा के। तो अब मान लेते हैं, मैं खाली आपको एक रफ डायग्राम से आपको समझाता हूं, देखिए मान लिया ये आपका एन और ये साउथ पोल है, ठीक है ना, जो ऐसे दिखा रखे हैं इसका मतलब ये क्या है विद द फील्ड अलाइंड है, ठीक है ना, 5 चलिए हम 6 ऐसे दिखा देते हैं, ठीक हो गया ना। ये चलो इसको 4 चलो अगेंस्ट टू फील्ड अलाइंड है, तो पॉपुलेशन अल्फा स्पिन स्टेट का क्या है ज्यादा है, ये विद द फील्ड है, ये अगेंस्ट टू फील्ड है, तो इनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो अभी तो ट्रांसफर होगा ना, तो इसी को मैं ऐसे भी दिखा दूं, आपको दोनों पिक्चर से मैं दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक विद द फील्ड ये हो गए 3 4 5 6, अगेंस्ट टू फील्ड कितना है 4 ही है, चलिए ठीक है। तो अब लेकिन यहां से आपका एक न्यूक्लियर यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 फिर हो जाएगा, फिर से अल्फा और बीटा का पॉपुलेशन बराबर हो जाएगा, फिर सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन आएगा तो फिर मैंने कहा कि उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं होगा, इसका मतलब फर्दर ट्रांसन नहीं होंगे। चलिए हमने बहुत ज्यादा भी कर दिया है, चलो यहां हमने 2 ही न्यूक्लियर रखे, यहां हमने कितने रखे 7 8 भी रख दिए, तो एक न्यूक्लियर गया तो ऊपर 3 हो जाएंगे, नीचे 7 हो गए, एक और ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो गया ऊपर 4, नीचे भी कितना हो जाएगा आपका नीचे 5 हो गया, एक और चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। हमने कितना रखा था, 1 मिनट है कंफ्यूजन, चलो हमने पहले 2 ही न्यूक्लियर रखे थे बीटा स्पिन स्टेट पे, अल्फा पे कितने रखे हैं 8 रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 न्यूक्लियर थे मान लेते हैं, 8 नीचे थे, तो एक नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर 1 बढ़ेगा, एक नीचे कम हो जाएगा, एक और जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएंगे, नीचे कितना बचा है 6 बच गया, एक और नीचे जाएगा तो ऊपर 5 नीचे भी 5 ही हो जाएगा, फिर सैचुरेशन आ जाएगा, तो ये तो फिर दिक्कत पैदा कर रहा है ना। तो यहां पे आपका जो नया टर्म आता है वो आता है आपका न्यूक्लियर रिलैक्सेशन फिनोमेना, ठीक है। तो ये कहता है कि आपका ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर यहां से यहां जाएगा तो यहीं बैठे रहेगा, ऐसा नहीं हो रहा है, वो आपका कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा कमबैक करेगा लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट में, ठीक है। और वो जो कमबैक करने का फिनोमेना है वही कहलाता है न्यूक्लियर रिलैक्सेशन प्रोसेस। और ये जो न्यूक्लियर रिलैक्सेशन प्रोसेस है ये आपका, वो न्यूक्लियर रिलैक्सेशन प्रोसेस भी कितने टाइप का होता है आपका 2 टाइप का होता है, जरा इसको देखिए, रिलैक्सेशन प्रोसेस कितने टाइप का 2 टाइप का, ठीक है ना। एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक है। इसी का दूसरा टाइप होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है लॉन्जिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, ठीक है, ठीक है ना। ये 2 टाइप के। अब क्या होता है स्पिन स्पिन या स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, उस पर आते जरा देखिए। ये कहता है कि आपका सपोज आपका एक्चुअली सिचुएशन क्या था, इस टाइप से ही समझ लो, चलो ये है ना, ये आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर का सैंपल था, इसमें आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, नॉर्थ और साउथ लगा रखा है, ठीक हो गया। और मान लेता हम 1 2 3 न्यूक्लियाई विद द फील्ड थे और 2 अगेंस्ट टू फील्ड थे, ठीक हो गया। तो
अब यहां पे जैसे ही हमने आरएफ रेडिएशन डाला और जब उस आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अल्फा स्पिन स्टेट में प्रिसिशन करने वाले न्यूक्लियाई के लार्मर फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगा तो यहां से यहां ट्रांजिशन कर जाएगा। चलिए सपोज ये आपका अल्फा स्पिन स्टेट से कहां ट्रांजिशन कर गया, बीटा स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन कर गया। तो एक न्यूक्लियाई आपका अल्फा स्पिन स्टेट से कहां चले गया, बीटा स्पिन स्टेट में चले गया। ये चलो सपोज माना गया। अब बीटा स्पिन स्टेट में जाएगा तो उसका रिंग क्या है, स्पिन फ्लिपिंग कर जाएगा। तो ये अल्फा से बीटा में चले गया, ये हो गया। अब यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई ना वहां के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही ये बीटा स्पिन स्टेट में जाएगा तो बीटा स्पिन स्टेट में जाने के बाद एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद क्या करता है ना, इसके बगल में अगल बगल में जो भी आपके क्या है, ये बीटा स्पिन स्टेट में आपके कोई और न्यूक्लियाई होंगे, तो ये जो न्यूक्लियाई होंगे ये भी तो आपका क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेशन या रोटेशन कर रहे होंगे ना अपनी जगह पे। तो इनके वाइब्रेशनल, अब ये ऊपर जाने वाला जो न्यूक्लियाई है बीटा स्पिन स्टेट पे, वो बीटा स्पिन स्टेट पे भी तो फ्लिप क्या है, क्या कर रहा होगा, प्रिसिशन कर रहा होगा। अगेंस्ट टू फील्ड है लेकिन वहां पर भी प्रिसिशन कर रहा होगा, तो उसका वहां पर भी तो एक सर्टेन लार्मर फ्रीक्वेंसी या प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी होगा ना। तो ये कहता है कि जब ये क्या करेगा, अपने अगल बगल का कोई न्यूक्लियाई होगा, जैसे ये बगल वाला न्यूक्लियाई है, ये वाइब्रेशन कर रहा होगा या हो सकता है ये रोटेशन कर रहा होगा बीटा स्पिन स्टेट पे, तो इसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके साथ जब इसका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। थर्मल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा और खुद कहां आ जाएगा, नीचे वापस अपने अल्फा स्पिन स्टेट पे आ जाएगा। तो इस टाइप दोबारा से आपका पॉपुलेशन नीचे 3 हो गया, ऊपर 2 ही रह गया आपका। तो इस टाइप का रिलैक्सेशन क्या कहलाता है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अल्फा से बीटा में गया, बीटा में आपका जो क्या है न्यूक्लियाई क्या है, फ्लिपिंग करके गया हुआ है, वो न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, वहां पे प्रिसिशन कर रहा होगा, तो उसका एक सर्टेन प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा या लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई न्यूक्लियाई होगा जिसका जो क्या है वाइब्रेशन कर रहा होगा या हो सकता है रोटेशन कर रहा होगा, तो उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन करने की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, उस वो फ्रीक्वेंसी यदि इसके प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगी तो ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करके दोबारा से कम बैक कर जाएगा। ये कहलाता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन। और इस टाइप के रिलैक्सेशन के चांसेस लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में बहुत ज्यादा, अब जैसे सॉलिड स्टेट होगा तो सॉलिड स्टेट में आपका वाइब्रेशन या रोटेशन बहुत कम होंगे, तो इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि इसके प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को ये मैच कर जाएगा, इसका वाइब्रेशनल या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, इसलिए उसमें एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज के चांसेस कम होंगे, तो आपका कमबैक होने के चांसेस भी कम होंगे, इसलिए सॉलिड स्टेट में बहुत कम पाया जाता है। और गैसियस स्टेट में होगा तो बहुत तेजी से वाइब्रेशन कर रहा होगा मॉलिक्यूल या बहुत तेजी से रोटेशन कर रहा होगा, तो उसका वाइब्रेशनल या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगा, तब भी आपका क्या होगा, इसके प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक एवरेज क्या है फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसिशन कर रहा होगा, और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है रोटेशन या वाइब्रेशन कर रहा है, तब भी मैच नहीं होगा, तब भी आपका एनर्जी एक्सचेंज के चांस कम होंगे। इसलिए मोस्टली आपका जो एनएमआर सैंपल जो हम क्या कहते हैं, एनएमआर क्या है स्टडी करते हैं, लिक्विड स्टेट में किया जाता है, क्योंकि वहां पे स्पिन में क्या है लैटिस रिलैक्सेशन के चांसेस बहुत अच्छा रहता है, इससे लिक्विड स्टेट में ही सैंपल सबसे अच्छा क्या है एनएमआर स्टडी देता है। अब दूसरा आता है आपका कौन सा, स्पिन रिलैक्सेशन। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे आपका एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई था, पहले अल्फा स्पिन स्टेट पे था, तो ये यहां से यहां चले गया, बीटा स्पिन स्टेट पे गया, तो बीटा स्पिन स्टेट में जाने के बाद ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसिशन कर रहा होगा, तो इसका एक सर्टेन प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा। अब ये देखेगा कि कोई अल्फा स्पिन स्टेट का कोई ऐसा न्यूक्लियाई जिसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी उतनी है जितनी की इसकी है, भले ये क्या है अगेंस्ट टू फील्ड है, ये विद द फील्ड है, लेकिन यदि क्या है कोई अल्फा स्पिन स्टेट में कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जिसका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी उतनी है जितनी की इसकी है, तो ये उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो वो ऊपर आएगा, फ्लिप करके बीटा में आ जाएगा और ये अल्फा में चले जाएगा। तो ये कहलाता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन फिनोमेना, ठीक है ना। देन उसके बाद देखिए, तो ये आपको समझ में आएगा मेरे ख्याल से, दो टाइप का स्पिन लैटिस में क्या होगा, ऊपर जाएगा, बीटा स्पिन स्टेट पे प्रिसिशन कर रहा है न्यूक्लियाई, तो उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बगल में कोई मॉलिक्यूल है जो आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो वाइब्रेशन या रोटेशन जो भी कर रहा है उसके वाइब्रेशनल या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करके नीचे आएगा। और दूसरे में क्या हो रहा है, ये बीटा में गया, बीटा में जाने के बाद यहां पे प्रिसिशन कर रहा है,
और कोई ये देखेगा कि कोई अल्फा स्पिन स्टेट का न्यूक्लियस जिसका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इसी के बराबर है, तो उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके उसको फ्लिप कराएगा ऊपर और खुद अल्फा स्पिन स्टेट में रिटेन कर जाएगा। तो ये कहलाता है आपका कौन सा, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन फिनोमेना। देन उसके बाद अब यहां से आपका जो हमारा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा भी है वो आपका प्योरली परफेक्ट आपका क्या होगा, एनएमआर जो आपका क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अप्लाई करेंगे, हम लगभग उसके अंदर एंट्री करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें दो टाइप के एनएमआर होते हैं, ठीक है ना, एक लाइन स्वीप मेथड होती है या लीनियर स्वीप मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है फील्ड स्वीप मेथड होती है। एनएमआर की दो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लीनियर स्वीप मेथड से हमारा एनएमआर स्टडी होता है, एक में फील्ड स्वीप मेथड होता है। क्या होता है लीनियर स्वीप मेथड, क्या होता है फील्ड स्वीप मेथड, और फिर उनके अकॉर्डिंग क्या होता है केमिकल शिफ्ट, सील्डिंग, डीसील्डिंग। वहां से हम नेक्स्ट टॉपिक को हम क्या अगले वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो कोशिश करेगा कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल टर्म था आज का, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझें, क्योंकि लार्मर फ्रीक्वेंसी, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आपका यूज हो रहा है यहाँ भी, तो उस टर्म को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल है, तो ये टॉपिक आपको कोशिश क्या है मान के चलते हैं कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।